हेलो। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद तो करता हूं बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत ही मस्त होंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो सेशन रहने वाला है बहुत महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है दोस्तों। स्टेट ओपन की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये जो क्लास रहेगी बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। और इसमें हम आज आपके सामने भूगोल का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, भूगोल 316 जो आपका सब्जेक्ट है दोस्तों, उसका हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे दोस्तों वायुमंडल का संगठन। बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनके अभी फिलहाल में सप्लीमेंट्री आ गए हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से पक्का एग्जाम में क्वेश्चन लगने वाला है। तो दोस्तों आज हम टॉपिक पढ़ेंगे वायुमंडल का संगठन। तो आप लिख लीजिएगा वायुमंडल का संगठन। माय डियर फ्रेंड्स, यहां से एक एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा, और वो क्वेश्चंस कैसा आएगा मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या लिखा आएगा। क्वेश्चन का लैंग्वेज आएगा कि वायुमंडल के संगठन को समझाइए। वायुमंडल होता क्या है आप सभी को पता होगा कि पृथ्वी के चारों ओर का वह आवरण, पृथ्वी के चारों ओर का आवरण जिसमें विभिन्न प्रकार की गैसें, धूल कण, जल वाष्प पाए जाते हैं, उसे हम वायुमंडल कहते हैं। सभी को पता ना दोस्तों, क्लियर है। लिखवाने की आवश्यकता है तो बोलो। चलो लिखवा देता हूं कि पृथ्वी के चारों ओर के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। तो आप सिंपल सी भाषा में लिख दीजिएगा कि पृथ्वी के चारों ओर के आवरण को, पृथ्वी के चारों ओर के आवरण को आवरण को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर के आवरण को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। पहला पॉइंट, पृथ्वी के चारों ओर के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर के आवरण को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। दोस्तों अगर बात करता हूं वायुमंडल, तो वायुमंडल की बात अपन करें तो यह जलवाष्प और धूल के कणों से मिलकर बना होता है। तो बिल्कुल लिख लीजिएगा वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें, वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें, वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें वे जलवाष्प, वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें वे जलवाष्प की मात्रा उपस्थित होती हैं। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें वे जलवाष्प की मात्रा उपस्थित होती हैं। ये दूसरा पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए जो मैं लिखवा रहा हूं वही लिखना, मैं फिर कह रहा हूं गलती नहीं करना। जो मैं पढ़ा रहा हूं वही पढ़ना है, जो लिखवा रहा हूं वही लिखना है। ध्यान से सुनना। पृथ्वी के चारों ओर के आवरण को अपन क्या कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स? पृथ्वी के चारों ओर के आवरण को अपन वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? वायुमंडल कहते हैं। अब एक सवाल उठता है, वो सवाल क्या है कि पृथ्वी के चारों ओर के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल विभिन्न प्रकार की गैसों वे जलवाष्प का मिश्रण पाया जाता है। ठीक है भाई, क्लियर हो चुका है यहां तक? हाँ भाई, यहां तक सभी साथियों क्लियर हो चुका है? सभी ने यहां तक कॉपी कर लिया है तो जल्दी से मुझे बता दीजिएगा। चलिए भाई, सभी साथियों ने कॉपी कर लिया। अब दोस्तों अपन बात करते हैं वायुमंडल के संगठन की। अब हम बात करेंगे माय डियर फ्रेंड्स वायुमंडल के संगठन की। तो वायुमंडल में जो गैसें पाई जाती है उसकी बात करेंगे। तो यहां लिखो वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें, वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें, वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें। वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती है? माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा वायुमंडल के संगठन की हम संरचना वाले टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। वायुमंडल की अगर अपन बात करते हैं तो इसमें लगभग 99 जो प्रतिशत है उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। तो आप अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि कुल गैसों का 99%, कुल गैसों का 99% नाइट्रोजन व ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में उपस्थित होती है, वायुमंडल में उपस्थित होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज अगर आपने समझ ली, ये चीज को अगर आपने पढ़ लिया, मान के चले कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा 100% आप सही लिखोगे। यहां देखो, कुल गैसों का 99% ओनली फॉर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा कहां अवेलेबल होती है भाई? वायुमंडल में उपस्थित होती है। क्लियर हो गया आगे सभी को? और अगर शेष 1% की बात करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, ऑर्गन आ जाएगा, इसके अलावा नियोन आ जाएगा, बिल्कुल हीलियम आ जाएगा, विभिन्न प्रकार की जो गैसें होती है, ओजोन गैसें सभी आ जाएगी। तो शेष 1% की बात करते हैं अपन। यहां लिख रहा हूं मैं शेष 1% में CO2, यानी जिसे मैं बोलूंगा कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 को मैं क्या बोलूंगा? कार्बन डाइऑक्साइड। आप इसे
और क्या लिखेंगे दोस्तों, ऑर्गन, और क्या लिखेंगे दोस्तों, हीलियम, और क्या लिखेंगे भैया, हीलियम, बिल्कुल। यानी 1% के अंदर CO2 है, आर्गन है, हीलियम है, नियोन है, ओजोन है, सभी आगे है ना, लिख रहा हूं मैं, नियोन, नियोन, वे, ओजोन, वे, ओजोन आदि। ठीक है भैया, क्लियर हो चुका है। हाँ भाई, सभी के क्लियर हो चुका है। पहले आप यहां तक कॉपी कर लीजिएगा, सबसे पहले आप यहां तक कॉपी कर लीजिएगा। वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों की कुल मात्रा का 99% नाइट्रोजन व ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है। जबकि बात करते हैं अपन 1% में, तो शेष 1% के अंदर CO2 आ गया है, ऑर्गन आ गया है, हीलियम आ गया है। CO2, ऑर्गन, हीलियम, नियोन और ओजोन इत्यादि गैसों का भंडार आ चुका है। क्लियर हो चुके भाई, क्लियर हो गई। अब दोस्तों अपन बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण गैसों की। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण गैस आ रही है, वो हमारे पास में है सबसे पहले ओजोन गैस। तो यहां लिख लीजिए भैया, ओजोन गैस, ओजोन गैस। माय डियर फ्रेंड्स, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा। बात करते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमें जीवित रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यक है। ठीक है भैया, अब ओजोन गैस की बात करते हैं। ये जो गैस है वायुमंडल बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। लगभग मैं बात करता हूं, ओजोन गैस की मात्रा होती है 0.0000006। ठीक है भैया, क्लियर हो गया। तो ओजोन गैस, ओजोन गैस की मात्रा वायुमंडल में कितनी होती है? तो ओजोन गैस की मात्रा होती है 0.00006। क्या होती है भैया? 0.00006% होती है। देखो, पूरी वायुमंडल में जितनी भी गैसें पाई जाती हैं, उसका केवल 0.00006% क्या पाया जाता है? ओजोन गैस। यानी मैं लिखूंगा, यह अल्प मात्रा में, यह अल्प मात्रा में, ये अल्प मात्रा में पाई जाती है, ये अल्प मात्रा में पाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन याद रखनी होगी। ये वायुमंडल में बहुत ही अल्प मात्रा में पाई जाती है, ये अल्प मात्रा में पाई जाती है। क्लियर हो चुका भाई, आ गया सभी को। अब दोस्तों, आपको पता है कि ओजोन गैस करती क्या है? भाई ओजोन गैस करती क्या है कि सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं, उनको क्या कर लेते हैं? ये अवशोषित कर लेते हैं। यानी कहने का मतलब, हमारे इस पृथ्वी के मंडल में जो पाए जाने वाले जीव जंतु हैं, हमारी त्वचा की रक्षा कौन करती है? ओजोन मंडल कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि भाई ये ओजोन मंडल है, ये पृथ्वी पर जो जितने भी जीव जंतु हैं, उनके लिए एक रक्षक कवच के रूप में काम करती हैं। तो यहां कहते हैं कि यह सूर्य से आने वाली, यह सूर्य से आने वाली, सूर्य से आने वाली, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती हैं। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती हैं। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। ये परत क्या काम करती है? ये परत काम करते हैं कि जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण है, उनको क्या कर लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स? उनको अवशोषित कर लेती हैं। ठीक है भैया। और धरातल और पृथ्वी के तल पर, पृथ्वी के तल पर जीव जंतु, पृथ्वी के तल पर जीव जंतु की रक्षा करती हैं, करती हैं। यानी पृथ्वी के तल पर तमाम प्रकार के जो जीव जंतु हैं, उनकी क्या करती हैं? उनकी ये रक्षा करती है। हाँ भाई, क्लियर हो चुका है। एक बार आप नोट कर लीजिए भाई, सभी नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। देखो, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, नोट्स बनाते जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं भाई, ऐप डाउनलोड कर लो, हमारा ऐप को डाउनलोड करो। ऐप को डाउनलोड करोगे तो बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। बिल्कुल क्लियर हो चुका भाई। हाँ भाई, सभी साथियों के यहां तक क्लियर हो चुका है? जल्दी से बताओ भाई, सभी साथियों के यहां तक क्लियर हो चुका है? चले आगे। सभी ने कॉपी कर लिया भाई यहां तक? सभी ने कॉपी कर लिया कि यहां तक? जल्दी से बताओ। बिल्कुल भैया जी कमेंट कर रहे हैं, हाँ सर जी हमने कमेंट कर लिया है। बिल्कुल। अगला पॉइंट आ रहा हमारे पास में जल वाष्प। अगला पॉइंट आ रहा है माय डियर फ्रेंड, जल वाष्प। अब भैया जल वाष्प होता क्या है, उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। जल वाष्प यानी वायुमंडल में विद्यमान गैसों की जो मात्रा होती है, उसी को अपन जल वाष्प कहते हैं। ठीक है भैया, क्लियर हो गया। यानी वायुमंडल के अंदर जो गैसें पाई जाती हैं, उनके अंदर जो जल की मात्रा पाई जाती है, उसके अपन क्या बोलेंगे? जल वाष्प। देखो नाम से स्पष्ट है, जल और वाष्प, यानी जो गैसें होती हैं उनमें जल की जो मात्रा उपस्थित होती है, उसे अपन जल वाष्प कहते हैं। तो सिंपल तौर पर लिखो, वायुमंडल में उपस्थित
वायुमंडल में वायुमंडल में उपस्थित वायुमंडल में उपस्थित जल की मात्रा को वायुमंडल में उपस्थित जल की मात्रा को जलवाष्प कहते हैं। वायुमंडल में उपस्थित जल की मात्रा को जलवाष्प कहते हैं। क्या कहते हैं? जलवाष्प कहते हैं। वायुमंडल में उपस्थित जल की मात्रा को हम क्या कहेंगे माय डियर फ्रेंड? जलवाष्प कहते हैं। तो वायुमंडल में उपस्थित जल की मात्रा को हम जलवाष्प कहते हैं। क्लियर हो चुका है? बिल्कुल। अगर वायुमंडल में जल वाष्प नहीं होगा तो भैया पृथ्वी पर जीवन नहीं होगा। बिल्कुल लिख लो भाई, बिल्कुल लिख लो भाई, बहुत महत्वपूर्ण है। जल वाष्प के कारण ही जल वाष्प के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। जल वाष्प के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। पृथ्वी पर जीवन संभव है। जल वाष्प के कारण ही पृथ्वी पर क्या संभव है? जल वाष्प के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। बिल्कुल नोट कर लीजिए, जल वाष्प के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। बिल्कुल। भैया जी पूछ रहे हैं कि सर वायुमंडल में इसकी अधिकतम मात्रा कितनी हो सकती है? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा भैया। जल वाष्प की जो मात्रा होती है वायुमंडल में अधिकतम 4% होती है। कितनी होती है? 4%। तो लिख लो भैया, जल वाष्प की मात्रा अधिकतम, जल वाष्प की मात्रा अधिकतम 4% होती है। जल वाष्प की मात्रा अधिकतम कितनी होती है वायुमंडल में? जल वाष्प की मात्रा अधिकतम 4% होती है। बिल्कुल, ये 3 पॉइंट नोट कर लीजिएगा। वायुमंडल में विद्यमान जल के गैसीय स्वरूप को जल वाष्प कहते हैं। वायुमंडल में जल वाष्प के विद्यमान रहने कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ है। जल वाष्प पृथ्वी पर होने वाली सभी प्रकार के वर्षण का स्रोत होता है। वायुमंडल में इसकी अधिकतम मात्रा 4% हो सकती है। जल वाष्प की सबसे अधिक मात्रा उष्ण आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है तथा शुष्क क्षेत्रों में सबसे कम पाई जाती है। सामान्य निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर इसकी मात्रा कम होती है। इसी प्रकार ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ इसकी मात्रा कम होती जाती है। वायुमंडल में जल वाष्प वाष्पीकरण और वाष्प उत्सर्जन के द्वारा पहुंचता है। वाष्पीकरण समुद्रों, नदियों, तालाबों, झीलों और वाष्प उत्सर्जन पेड़ों, पौधों और जीवों से होता है। भाई क्लियर हो चुका है यहां तक? हाँ भाई, सभी साथियों को यहां तक क्लियर हो चुका है? जल्दी से बताइएगा। यहां तक आप सभी साथियों ने कॉपी कर लिया है तो जल्दी से कमेंट सेशन में कमेंट कर दीजिएगा। कर लिया भैया? हो गया क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, अपन नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट आ रहा भाई धूल का कण। अगला पॉइंट आ रहा हमारे पास में धूल का कण। बिल्कुल लिख लीजिए, धूल कण, धूल के कण। अगला पॉइंट आ रहा है धूल के कण, या जिसे हम संक्षिप्त रूप में ऐसे भी कह सकते हैं धूल कण। धूल के कण या धूल कण। बिल्कुल, धूल कण यानी अधिकतर वायुमंडल के निचले स्तर पाए जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा दोस्तों, जब आप सफर करते हैं, मान लीजिए आप रास्ते से जा रहे हैं और उसके जस्ट आगे आपकी कोई गाड़ी जा रही है, ट्रक जा रहा है, उसमें बजरी भरी हुई है और वो जब तेजी से चलता है तो धूल के कण उड़ते हुए नजर आते या नहीं आते? बस उसी को अपन कहते हैं धूल के कण। तो हम लिखेंगे वायुमंडल में उपस्थित, वायुमंडल में उपस्थित, वायुमंडल में उपस्थित धूल के कणों को, उपस्थित धूल के कणों को धूल कण कहते हैं। धूल के कणों को धूल कण कहते हैं। वायुमंडल में उपस्थित धूल के जो कण होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स? धूल कण कहते हैं। बिल्कुल, और ये वायुमंडल के सबसे निचले स्तर पर होते हैं। तो ये भी लिख लो, ये वायुमंडल के सबसे निचले स्तर पर होते हैं। ये वायुमंडल के सबसे कहां होते हैं? निचले स्तर पर होते हैं। ये वायुमंडल के सबसे निचले स्तर पर होते हैं। ये विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, ये कहां पर होते हैं? ये वायुमंडल का जो सबसे निचला स्तर होता है बिल्कुल उसी में पाए जाते हैं। क्लियर हो गया? धूल के कणों का वायुमंडल में बहुत ही विशेष महत्व होता है। ये धूल के जो कण होते हैं जलवाष्प में संघनन में सहायता करते हैं, यानी जलवाष्प को इकट्ठा करने में ये सहायता करते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि ये धूल के कण जलवाष्प के संघनन में सहायक होते हैं। संघनन में सहायक होते हैं। ये धूल के कण जलवाष्प के संघनन में सहायक होते हैं।
हाँ भाई, यहाँ तक सभी साथियों क्लियर हो चुका है। बिल्कुल कॉपी करो भाई, जल्दी से कॉपी करो। धूल के कण हम पढ़ा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण पढ़ा रहे हैं टॉपिक भाई, टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। देखो यहाँ से जो क्वेश्चन लगने वाला है, आप ये नहीं सोचो कि सर की क्लास 20 मिनट की होती है, सर की क्लास 30 मिनट की होती है। अरे भाई, सर की क्लास बहुत महत्वपूर्ण होती है, ये समझो आप, सर की क्लास बहुत महत्वपूर्ण होती है। ठीक है भाई, क्लियर हो चुका है आगे भाई सभी साथियों के। ठीक है, तो आज का जो पहला टॉपिक है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। उम्मीद तो करता हूं दोस्तों, आप जब सप्लीमेंट्री का एग्जाम दे रहे होते हो या आप मेन पेपर का एग्जाम दे रहे होगे, जो अभी सप्लीमेंट्री होगा उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है और जो आगे मेन पेपर देंगे उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद तो करता हूं दोस्तों सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल पर पहले बार आए तो चैनल की सदस्यता जरूर ग्रहण कर लीजिए। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।